प्रधानमंत्री के खिलाफ और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी को सुबुद्धि होगी, उसको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। जी। बहुत सारा चीज है जो कि हम करना चाहते हैं। हम यूनिवर्सिटी भी लाना चाह रहे थे गोपालगंज में, तो इस बार जनता अगर हमको बिठाएगी तो हमारा मापदंड है वहां पर काम करने का। हमने एक मैप बना रखा है, जिस मैप को आने के बाद हम शुरू करेंगे। जी सर, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरे अपने मन के अंदर का सवाल है। जब मैं आपके पास रीच करना चाह रहा था, आपसे मिलना चाह रहा था, अभी ये मेरा शुरुआती टाइम है पॉडकास्ट के क्षेत्र में, तो जैसे मैं और कहीं जाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बीच में जैसे पीए होते हैं, वो फोन उठाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे संपर्क करने का कोशिश किया तो डायरेक्ट आपसे मेरी बात हुई। तो आज के टाइम में जो युवा नेता या जो आज के टाइम में राजनीति के फील्ड में कुछ पद पे चले जाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, और साथ में जो पीए लोग बीच में डायरेक्ट, असल में डायरेक्ट जो आप खुल के बोलिए, जो पीए और नेता के बीच का जो संपर्क होता है, वो जनता से दूरी बनाने का काम पीए कर देता है। और डायरेक्ट आप फोन उठाइएगा तो डायरेक्ट आप जनता से जुड़िएगा, जनता को तकलीफ नहीं होगा, जनता को दिक्कत नहीं होगा, पीए अटका के नहीं रखेगा अगर डायरेक्ट फोन उठाइएगा तो। और किसका फोन आ रहा है नहीं आ रहा तो आप जान जाइएगा, बात हो जाएगी। पीए तो बताएगा ना, आप ये नहीं भी बता सकता है, इसलिए नुकसान भी होता है पॉलिटिकल आदमी को। इसलिए पीए से ज्यादा संपर्क न करके डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को आप इस्तेमाल। हाँ बस बिल्कुल, मेरा शुरू से आदत है, मैं डायरेक्ट 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप फोन करिएगा तो हम उठा लेंगे फोन। 2 बजे रात को, 12 बजे रात को हम उठा लेते हैं। क्या समस्या, हम सुनते भी हैं और रिप्लाई भी देते हैं। राजनीति इसी तरह से करें जैसे हम कर रहे हैं, विदाउट पीए का। तो पीए तो फिर खिलाने लगेगा, इधर उधर घुमाने लगेगा, चक्रव्यूह में डालने लगेगा। इसलिए पीए से बचना होगा, डायरेक्ट जुड़ना होगा जनता से। ये मेरा है। हमने विकास की बात बोला है, हमको विकास करना था। हमने गोपालगंज को विकास किया, पहले भी एमएलए रहे ना जी, आप एमएलए, वहाँ एमएलए रहे, उसके बाद एमपी बने, 2 बार एमएलसी भी रहे। तो सारा पैसा हमने खर्च गोपालगंज में किया, और बाहर से भी बहुत पैसा ले आकर के वहाँ हमने सब काम किया विकास का। हम गंडक नदी पर पुल बनवाने का काम किया 800 करोड़ का, और मेरा ही देन है, उसमें कोई इफ बट की बात नहीं है, सीधे सीधी बात है। मेरा चिट्ठी है, मेरा पत्री है, मैंने पास कराया, मैंने योजना बनवाया, सब कुछ किया, तो ये मेरा योगदान है। दूसरा का बात, एमपी बने तो फजलापुर हाई स्कूल बनाया, फजलापुर के बाद हम बथुआ हाई स्कूल बनाया, हुस्सेपुर हाई स्कूल बनाया, भोरे में भी बनाया, विजयपुर में बनाया, और भोरे में भी बनाया, और कटिया में भी बनाया। तो हमने काम किया, और बैकुंठपुर में फजलापुर बनाया, राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल भी हमने बनाया। तो हमने काम किया है, और किसान भवन बड़े बड़े बनाया। पावर के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हमने 250 मेगावाट को गोपालगंज में लगाया। अच्छा, तो हमने काम किया है, जो आज दिन रात बिजली प्राप्त है वहां पर। किसी जो लोग भाषण देते हैं ना, बहुत लोग भाषण देते हैं कि पहुंचा दिए, वो पहुंचा दिए, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, मैंने पहुंचाया। हम चुनौती से बात करते हैं, जब काम करिएगा तो चुनौती करिएगा, जो काम नहीं करेगा वो भाग जाएगा। तो बाकी जितने बेकार की बातें लोग बोलते हैं, ये मुझे कभी बेकार की बातें पसंद नहीं है। हम सच्चाई के राह पर चलते हैं, सच बात बोलते हैं, और करते हैं तब बोलते हैं। तो हमने जितना भी हमारे सेगमेंट में वार्ड था शहर के अंदर, सभी वार्ड को मैंने पीसीसी कन्वर्ट कराया। हम थाना में बनवाया, थाना के बाउंड्री कराया, उर्दू हाई स्कूल बनवाया, तुर्कहा हाई स्कूल में 80 लाख रुपए हमने दिया, और मैरिज हॉल बनाया, अम्बेडकर भवन बनाया, अस्पताल बनाया 60 बेड का, और पीसीसी ढलवाया पूरे अस्पताल को, स्वर्ग बनाया अस्पताल को, जहाँ पहले कीचड़ रहता था। तो सारा ब्लड बैंक बनाया, आंख का अस्पताल बनाया, जनरल 60 बेड का भी बनाया, और बाउंड्री कराया, सर्किट हाउस बनवाया, कलेक्ट्रेट घरवाया, ब्लॉक घरवाया, बहुत जगह हमने मजार को भी घरवाने का काम किया, और उर्दू हाई स्कूल भी बनवाने का काम किया। थाना को बाउंड्री हमने करवा दिया, और खेलने कूदने के लिए फील्ड बनाया, स्टेडियम, VMH हाई स्कूल का स्टेडियम मैंने बनाया। तो हमने काम किया है। रोड के क्षेत्र में 200 रोड बनाया हम अपने पीरियड में, और पुल पुलिया बनाया। तो हमने काम किया है, हमारे काम के सामने कोई दूसरा आदमी काम नहीं किया। आज भी वही मेरा लकीर है जो पड़ा हुआ है गोपालगंज में। लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं उन पे आप क्या कहेंगे कि मतलब जैसे आपने कहा, अब हम पूछते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। सर, आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब तेजस्वी यादव जी की शादी हुई थी, तो आप काफी नाराज चल रहे थे। तो इसका क्या किस्सा है? लालू प्रसाद यादव के साथ आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते को आप कैसे याद करते हैं? तेज प्रताप यादव जी को आप इस विधानसभा में कैसे देख रहे हैं? मतलब सर, इसमें एक सवाल ये आता है, फिर मैं आ रहा हूँ घूम के वहीं जयचंद वाले बात पे, कि परिवार के जो डिसीजन है वो परिवार के लोग नहीं, बाहरी लोग ले रहे हैं। तो अब बेतिया जब गए तो वहाँ जनता से कैसे मतलब प्यार मिला, कुछ उसके बारे में? बेतिया गए तो पहले कांग्रेस पार्टी को वहाँ मनोज पांडे चुनाव लड़ते थे, तो उनको 2200 वोट आया था। उठा के इतिहास देखिए उनके पीरियड का, मात्र 2200। और हम जब गए
2009 में, हम्म। तो हमको आया 71,000 वोट, और अपने दम पर आया, कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं। वो मेरा मेहनत का वोट था, और न पार्टी न पौआ, सिंबल जरूर था, लेकिन वहां ताकत नहीं थी। वहां ताकत मेरी अपनी पैदा हुई, और हमने पैदा किया मेहनत करके, और तब वोट मिला। अगर कांग्रेस हमको वहां पूरा मतलब अपनी टीम झोंकती, लगाती, प्रचार करती, कोई प्रचार में नहीं आया। कांग्रेस का किसी लीडर ने प्रचार में नहीं आया। और हमारे जो पुराने नेताजी थे, लालू जी, तो वो रोज हेलीकॉप्टर गिराते थे बेतिया में हमको हराने के लिए। तो रामविलास पासवान ने एक बयान दे दिया था कि बेतिया का इलेक्शन तय करेगा कि लालू प्रसाद नेता है कि साधु यादव नेता है। अच्छा। तो लालू जी को चोट लगा, रामविलास जी ने ये मतलब भड़काने का काम किया, तो रामविलास जी के बयान पर वो भड़क गए। आपकी बड़ी बहन राबड़ी देवी जी हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था, और जब मुख्यमंत्री बनी उस टाइम की कुछ यादें बताइए। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं अभी हूँ श्री साधु यादव जी के साथ, जो पूर्व में 2004 में गोपालगंज से लोकसभा सांसद रहे हुए हैं। सर के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। सर तब से आरजेडी जो आप आज देखते हैं उस परिवार से हैं। जब 1977 में सर बचपन में लालू जी को फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ते हुए देखे हैं, उसके बाद तमाम उतार चढ़ाव आया, सरकार बदलते हुए भी देखा है, और अभी 2025 विधानसभा बिल्कुल सामने है, तो विधानसभा के ऊपर भी हम कुछ सवाल करेंगे, और सर के कार्यकाल में क्या गोपालगंज में कार्य हुए हैं उस पर भी सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर को आप कह सकते हैं कि एक ऐसा लड़का जो गांव के मिट्टी में खेल रहा था, जो गांव में ना, एक आप कह सकते हैं कि राजनीति की दुनिया से बिल्कुल दूर, गांव में पढ़ाई लिखाई, माता पिता का प्यार, तमाम चीजें नहीं मिली, फिर ये कैसे राजनीति में आए, कुछ कुछ भ्रांतियां हैं उसको भी हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास धन्यवाद मनीष जी, आपको दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करें, आपकी चैनल तरक्की करे, ये हमारी शुभकामना है जी। सर सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो मुद्दा है वो जुड़ा रहता है कि आप लालू जी के साथ तब से हैं जब उन्होंने 1977 में जेपी आंदोलन के बाद चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त का कुछ वाक्य बताइए कि कैसे आप मतलब देखते थे उनको, नेतृत्व की शक्ति। इमरजेंसी का समय था जी, और नेताजी उस समय अपने मित्रों के साथ मेरे घर रहा करते थे उस समय, जिस समय इंदिरा गांधी ने 74 आंदोलन में इमरजेंसी लागू की थी। जी। तो उस दरमियान सब नेता अपने अपने ठिकानों पर लोग चले गए थे। तो कर्पूरी जी भी नेपाल के शरण में थे, लालू जी और इनके जो मित्र थे भवेश जी, जगदीश शर्मा, ये सब लोग साथ में मेरे घर गोपालगंज शेलार गांव में जी रहे, और 3 वर्षों तक रहे वहाँ। तो उस समय मजाक के तौर पर आदमी जब ये लोग खाना वाना खाने बैठते थे तो लाल टोपी का हम बोले कि लाल टोपी आ गया से खाना छोड़िए आप लोग भागिए। तो ये हंसी मजाक का दौर था, चलते रहता था। उसके बाद 74 आंदोलन के बाद हमारे घर से उन्होंने अरेस्टिंग हुआ, और उसमें अरेस्टिंग के बाद वो गोपालगंज जेल गए। अच्छा। गोपालगंज जेल से फिर वो 11 दिन के बाद भागलपुर चले गए। भागलपुर से फिर वो लौटे उधर से हजारीबाग आए, हजारीबाग से फिर गया है, गया से फिर फुलवारी आए। तब तक 77 का चुनाव आ गया सामने, और फुलवारी से ही जा करके नॉमिनेशन भरे छपरा, और जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने इनको सिंबल अलॉट कराया, मतलब छपरा से। जी। तो छपरा से चुनाव लड़े और सेकंड स्थान प्राप्त किए बिहार में। फर्स्ट रामविलास पासवान किए और सेकंड लालू प्रसाद जी किए। तब से चल रहा है वो दौड़ शादी के बाद। जी। तो आप जैसे 1977 में जब इन लोगों को, बड़े बड़े राजनेताओं को देखते थे जो अभी हैं, उस टाइम ये उभर रहे थे, अपने आप में प्रयास कर रहे थे, तो आपको क्या इन लोगों से सीखने को मिलता था? जैसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अखबार पढ़ते थे तो हम लोग भी अखबार देखते थे कि इसमें क्या छपा है। जी। तो उस समय अखबार भी तो कम हुआ करता था ना, आर्यावर्त हुआ करता था। उस समय ना हिंदुस्तान था। जी। उस समय हिंदुस्तान अखबार नहीं था। जी। और हिंदी का आर्यावर्त हुआ करता था। जी। उस समय नवभारत करके हिंदी का अखबार आता था। जी। आज अखबार पुराना था, आज आर्यावर्त, जी, ये मशहूर अखबार था। जी। और
उस समय अंग्रेजी का अखबार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया करके था, जी। और हिंदुस्तान भी बाद में आया। हम्म। तो ये उस समय महत्वपूर्ण अखबार हुआ करता था, आज आर्यावर्त। अब तो बहुत अखबार आ गया है और चलता है। तो पुराने दौर था, उस समय था, और देखा है हमने दौर को, और हंसी मजाक सब चलते रहता था। जी। उस टाइम मतलब आप इन लोगों को जब देखते थे तो क्या आपके मन में भी आता था कि मैं भी बड़ा होकर जनसेवक बनूंगा, या नहीं बचपन में कुछ और सपना था? नहीं, ऐसा नहीं। बस हम लोग तो गांव के स्कूल में पढ़े लिखे हैं, कोई बड़े शहर और में आदमी गया नहीं। तो गोपालगंज में हमारी शिक्षा दीक्षा हुआ। जी। पहले गांव से निकले, फिर बगल में 8-9 किलोमीटर दूर जो है मिडिल स्कूल भी किया। गांव से पश्चिम हमारा मिडिल स्कूल था, 8-9 किलोमीटर दूर। जी। तो वहाँ भी हमने पढ़ा। वहाँ से फिर सीधे हम शहर में आ गए, गोपालगंज, और VMH हाई स्कूल से हमने मैट्रिक पास किया, जी। और वहीं से हमने IE किया, फिर BA भी किया। तो मेरा शिक्षा दीक्षा भी सब गोपालगंज से है। जी। तो पॉलिटिकल फैमिली बन गया था, और हमारे बाबूजी जो थे, पिताजी, वो लाइफ टाइम वहाँ सरपंच और मुखिया रहे। अच्छा। तो इसलिए घर में सब था, और हम लोग भी उस समय तो पोस्टर ज्यादा होता था, और दीवार पर चिपकाया जाता था। जी। उस समय भी हम लोग देखते थे पोस्टर वगैरह कि कौन नेता आ रहे हैं, कौन नेता जा रहे हैं, जी। कौन कहाँ लड़ रहे हैं। तो ये सब चीज पोस्टर से आदमी देखता था। और अखबार में तो बहुत मशहूर जो हुआ करते थे उनका छपता था। तो लालू प्रसाद जी का छपता था। जी। तो कहीं ना कहीं जो आपके घर में सरपंच और मुखिया रहे हैं, उससे आपको लोगों से जुड़ने में शुरू से ही आसानी रही? हाँ, हम लोग बाबूजी का प्रचार करते थे चुनाव में जी। कि इस सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं, तब मैं मुखिया का चुनाव लड़े हैं। जी। तो सेम डे रिजल्ट भी हो जाता था, वोटिंग के दिन शाम में रिजल्ट हो जाता था। जी। तो ये सब चीज आप आजकल सेम डे रिजल्ट नहीं होता है। सेम डे आजकल रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन उस दौर था कि सेम डे रिजल्ट होता था। जी। पंचायत भवने पर रिजल्ट हो जाता था। हाँ। जी। अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे, आपकी बड़ी बहन राबड़ी देवी जी हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था, और जब मुख्यमंत्री बनी उस टाइम की कुछ यादें बताइए। ना, बिल्कुल ना, हमारी बहन थी, और रिश्ता वो तो बहन मेरी घरेलू वाइफ थी, ये सब जानता है, ये कोई जी, ऐसा जी। बात नहीं है, जी, सबको जी। मालूम है। तो रिश्ता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पहले जो रिश्ता था, अब सत्ता और संघर्ष और कुर्सी, बहुत तरह के बात चीजें में चल लोग रही हैं। अपना उलझ जा रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो तो रहना ही चाहिए, तो रहता ही है। लेकिन बहुत तरह का मनमुटाव भी हो जाता है, बहुत परिवारों में मनमुटाव हो जाता है। देश का वही कल्चर आ गया, राजनीति हो गया, जी। जो मेरे यहाँ भी देखने को मिलता है। जी। जी। इसको कहीं ना कहीं आप दुखद मानते हैं कि ये दुखद है? बिल्कुल, ये मैंने आपसी तनाव जो है नुकसान का कारण बनता है। जी। इसके बाद सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव के साथ आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते को आप कैसे याद करते हैं उन दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल सही, हमसे बड़े थे और बड़े हैं, तो वही हिसाब किताब रहता है। हाँ, किसी इशू, किसी बिंदु पर हम बोलते हैं, जी। हम बोलते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन कोई ऐसा बात हम जो है, हमको जब चोट लगता है जी। तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा ये लोग किया हमारे साथ, तो हम क्या कर सकते मतलब आप हिचकिचाते नहीं है, जो है खुल के हाँ, बोलते हैं कि गलत है तो गलत है तो गलत है, बोलते हैं। जी। इसके बाद सर तेजस्वी जी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे, और सबसे ज्यादा सीटें भी उन्होंने हासिल किया। तो आज के टाइम में जो तेज प्रताप यादव हैं, बड़े पुत्र लालू जी के, वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि घर में कुछ जयचंद आ गए हैं, उनकी वजह से परिवार बिखर गया है और उन्होंने अपना भी पार्टी का गठन कर लिया है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम तो मानते हैं कि भाई भाई को एक होना चाहिए जी। और एकता में दम है, ताकत है। अगर एक होंगे तो सरकार भी हासिल करेंगे जी। बिहार के अंदर, और एक नहीं होंगे तो फिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, मेरा मानना है। जी। और जो लोग घर में फूट डाल रहे हैं जी। उनको
फूट डालने वालों को घर से बाहर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अभी तेज प्रताप जी कुछ महीनों से जब घर से बाहर वो अपनी एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया है, JJD, जनशक्ति जनता दल। हाँ ठीक है, हमको तो ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से सुनते हैं, अभी ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी का गठन किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन सुनने में आता है। अब मैं भी कहाँ तक सही है अब हम नहीं बता पाएंगे जी। तो सर जैसे आप शुरू में RJD में रहे, आप RJD के साथ तब से हैं जब आप कह सकते हैं कि RJD अभी ग्रो कर रहा था, और फिर एक नहीं, RJD हम लोगों ने ही, लालू जी ने और लालू यादव साधु यादव ही RJD को निर्माण किया, खड़ा किया। तो उस समय मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पीरियड में ये पार्टी का गठन हुआ जी। स्वाभाविक है, पार्टी को मैंने सींचने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? मतलब आपने वो भी दिन देखा है जब पार्टी काफी राइज कर गई थी, और फिर बिहार में सरकार बदला, फिर आपके आपसी रिश्ते कुछ खराब हुए, तो इन सब चीजों से आपने क्या सीखा? देखिए, हमको कोई धन दौलत कल कोई लड़ाई नहीं है, पहले स्पष्ट बता रहे, मान सम्मान की लड़ाई है जी। और मान सम्मान हर आदमी के पास होता है जी। आपके पास भी मान सम्मान हो, तो इसी की लड़ाई है। कोई न खेत न खलिहान न जमीन न जायदाद न धन न दौलत, इसका कोई लड़ाई नहीं है। मेन लड़ाई है मान और सम्मान, पद की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है जी। कि जो मेरा परिवार में एक ओहदा है, वो चीज आप समझे, इसकी लड़ाई। वही बात हम बोल रहे हैं कि मान सम्मान हर व्यक्ति को होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मान सम्मान बना रहे, बस वही। इसके बाद सर जब RJD से आपका मन मुटाव हुआ, निराश हुए आप, तो आप BSP और कांग्रेस की तरफ भी रुख किए। तो नहीं, कांग्रेस के तरफ नहीं, वो दौड़ था, हमारा गोपालगंज सीट रिजर्व हो गया था और हमको बेतिया जाना था चुनाव लड़ने। लालू जी का ही कहना था कि बेतिया से लड़ेगा, तुम बेतिया जाना, ये बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी वो है, आप लोग बात होती होगी, आप लोग अगर बात होता है तो जाके आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई बात नहीं था, लेकिन हमको तब चोट लगा कि जिन लोगों को राजनीति में हमने लाख के पौधान पर खड़ा किया था और वो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनकी टिकट प्राप्त हो रही थी और हमको जो है साइड किया जा रहा था, इस बात की चोट लगी। और इस चोट में हम जो है, हमको कांग्रेस ने पकड़ा और कांग्रेस ने हमको दिया, सोनिया गांधी हमको बुलाई, हम गए और लड़े बेतिया से 2009 के इलेक्शन। और मेरा गोपालगंज तो रिजर्व हो गया था, एक तो रिजर्व हुआ था, उस समय भी हमारी टेंशन हुआ कि भाई ये लोग हमारे सीट को रिजर्व क्यों करा रहे हैं। तो वो भी बात थी, जब आप परसिमन में सब कुछ आप ही थे, तो परसिमन का जो चेयरमैन होता है वो डिसीजन लेता है जी। तो हमारे ही दल के पास वो चेयरमैनशिप था, तो RJD के पास ही था। तो इस तरह का हुआ तो हमको अफसोस हुआ और हमको चोट लगा कि भाई गहरा धक्का लगा जी, कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जी। वही बात थी, और कोई बात है नहीं जी। तो अब बेतिया जब गए तो वहाँ की जनता से कैसे मतलब प्यार मिला, कुछ उसके बारे में? बेतिया गए तो पहले कांग्रेस पार्टी को वहाँ मनोज पांडे चुनाव लड़ते थे, तो उनको 2200 वोट आया था। उठा के इतिहास देखिए उनके पीरियड का, मात्र 2200। और हम जब गए 2009 में तो हमको आया 71,000 वोट, और अपने दम पर आया, कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं, वो मेरा मेहनत का वोट था। और न पार्टी न पौआ, सिंबल जरूर था लेकिन वहां ताकत नहीं थी, वहां ताकत मेरी अपनी पैदा हुई और हमने पैदा किया मेहनत करके, तब वोट मिला। अगर कांग्रेस हमको वहाँ पूरा मतलब अपनी टीम झोंकती, लगाती, प्रचार करती, कोई प्रचार में नहीं आया, कांग्रेस का किसी लीडर ने प्रचार में नहीं आया। और हमारे जो पुराने नेताजी थे लालू जी, तो वो रोज हेलीकॉप्टर गिराते थे बेतिया में हमको हराने के लिए। तो रामविलास पासवान ने एक बयान दे दिया था कि बेतिया का इलेक्शन तय करेगा कि लालू प्रसाद नेता है कि साधु यादव नेता है। अच्छा। तो लालू जी को चोट लगा, बोले कह रही तो आगे निकल जाएंगे, मतलब हमको और इसको तुलना लोग करने लगा।
तो इसलिए जो है रामविलास जी ने ये मतलब भड़काने का काम किया। तो रामविलास जी के बयान पर वो भड़क गए और डेली हेलीकॉप्टर हमारे खिलाफ वहाँ गिराने लगे, तो नुकसान हुआ। तो उनका पार्टी भी नहीं जीत पाया। प्रकाश झा जो हमारे नाम पर फिल्म बनाए थे जी, तो प्रकाश झा भी साफ हो गए और वहाँ 18,000 वोट से बीजेपी जीत गई। हम तीसरा नंबर पर है, दूसरा नंबर पर वो प्रकाश झा मतलब लोजपा आरजेडी गठबंधन में। तो ये चला दौड़। और उसके बाद से हम 2005 में जो है सरकार जो है हमारे चली गई जी, यहाँ बिहार से। तो 2005 में चली गई। तो लास्ट इलेक्शन 2005 में हम चाहते थे गोपालगंज से हम अपने सीट से वहां से विधानसभा का दलगाई पेश करना। तो हम पत्नी को लड़ाना चाह रहे थे सीट, चूंकि हमको विकास का लालच था कि हम विकास करेंगे और हम ये पद रहेगा तो हम विकास का काम करेंगे। तो गोपालगंज के विकास के लिए हमको लालच था, कोई अपनी लालच नहीं थी। अगर अपनी लालच होती तो कहीं ना कहीं हम जाकर के पद हासिल कर लेते, लेकिन हमने कहीं गया नहीं और किसी पद का हमको लोभ लालच नहीं था। तो इसी में मैं रोकना चाहूंगा। आपने बताया 2005 में आप अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे और 2004 में जब आप वहां से लोकसभा जीते थे और वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उस समय आपने कौन से ऐसे कार्य किए थे कि जिसको आप देख रहे थे कि अगर मेरे परिवार से मेरी पत्नी भी यहाँ विधायक बन जाती है और सहूलियत होगी? हमने विकास की बात बोला, हमको विकास करना था जी। हमने गोपालगंज को विकास किया। पहले भी एमएलए रहे ना जी, आप एमएलए वहाँ एमएलए रहे, उसके बाद एमपी बने, 2 बार एमएलसी भी रहे जी। तो सारा पैसा हमने खर्च गोपालगंज में किया और बाहर से भी बहुत पैसा ले आकर के वहाँ हमने सब काम किया विकास का जी। विकास के कामों में मैंने बाढ़ को रोका, वहाँ गंडक नदी पर पुल बनवाने का काम किया 800 करोड़ का, और मेरा ही देन है, उसमें कोई इफ बट की बात नहीं है, सीधे सीधी बात है। मेरा चिट्ठी है, मेरा पत्री है, मैंने पास कराया, मैंने योजना बनवाया, सब कुछ किया। तो ये मेरा योगदान है। दूसरा का बात कि पहले बाढ़ को हमने रोका। जितना गोपालगंज जिला में जब एमपी रहे तो हाई स्कूल बनाया जी। एमएलए रहे तो अपने सेगमेंट में जितना हाई स्कूल था, रामचंद्रापुर हाई स्कूल था, जादवपुर हाई स्कूल था, तो हमने बनाया। और एमपी बने तो फजलापुर हाई स्कूल बनाया, और फजलापुर के बाद हम बथुआ हाई स्कूल बनाया जी। हुसेपुर हाई स्कूल बनाया, भोरे में भी बनाया, विजयपुर में बनाया और भोरे में भी बनाया और कटिया में भी बनाया। तो हमने काम किया। और बैकुंठपुर में फजलापुर बनाया, राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल भी हमने बनाया जी। तो हमने काम किया है। और किसान भवन बड़े बड़े बनाया। पावर के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हमने 250 मेगावाट को गोपालगंज में लगाया। अच्छा। जो आज दिन रात बिजली प्राप्त है वहां पर। किसी जो लोग भाषण देते हैं ना, बहुत लोग भाषण देते हैं कि पहुंचा दिए, वो पहुंचा दिए, कोई माइक लाल नहीं कर सकता है, मैंने पहुंचाया। हम चुनौती से बात करते हैं। जब काम करिएगा तो चुनौती करिएगा, जो काम नहीं करेगा वो भाग जाएगा। तो बाकी जितने बेकार की बातें लोग बोलते हैं, ये मुझे कभी बेकार की बातें पसंद नहीं है। हम सच्चाई के राह पर चलते हैं, सच बात बोलते हैं और करते हैं तब बोलते हैं। तो हमने जितना भी हमारे सेगमेंट में वार्ड था शहर के अंदर, सभी वार्ड को मैंने पीसीसी कन्वर्ट कराया। हम थाना में बनवाया, थाना के बाउंड्री कराया, उर्दू हाई स्कूल बनवाया, तुर्कहा हाई स्कूल में 80 लाख रुपए हमने दिया जी। और मैरिज हॉल बनाया, अम्बेडकर भवन बनाया, अस्पताल बनाया 60 बेड का, और पीसीसी ढलवाया पूरे अस्पताल को, स्वर्ग बनाया अस्पताल को, जहाँ पहले कीचड़ रहता था जी। तो सारा ब्लड बैंक बनाया, आंख का अस्पताल बनाया, जनरल 60 बेड का भी बनाया और बाउंड्री कराया, सर्किट हाउस बनवाया, कलेक्टेरिएट घरवाया, ब्लॉक घरवाया। बहुत जगह हमने मजार को भी घरवाने का काम किया जी। और उर्दू हाई स्कूल भी बनवाने का काम किया। थाना को बाउंड्री हमने करवा दिया और खेलने कूदने के लिए फील्ड बनाया, स्टेडियम, VMH हाई स्कूल का स्टेडियम मैंने बनाया। तो हमने काम किया है। रोड के क्षेत्र में 200 रोड बनाया हम अपने पीरियड में, और पुल पुलिया बनाया जी। तो हमने काम किया है। हमारे काम के सामने कोई दूसरा आदमी काम नहीं किया। आज भी वही मेरा लकीर है जो पड़ा हुआ है गोपालगंज में जी। लेकिन जो लोग उंगली उठाते हैं उन पे आप क्या कहेंगे कि मतलब जैसे आपने कहा, अब हम पूछते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो वही बात है जी। सर, अब इसके बाद फिर हम थोड़ा आना चाहेंगे पारिवारिक रिश्तों पे। चुनाव बिल्कुल सामने है। हाँ। और अभी जो स्थिति चल रही है बिहार में,
तो उसी के ऊपर है कि सर आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब तेजस्वी यादव जी की शादी हुई थी तो आप काफी नाराज चल रहे थे, तो इसका क्या किस्सा है थोड़ा क्लियर अब बताइए। वो जो उस समय जो हुआ उसमें अब ज्यादा हम बकवास नहीं करना चाहते, कोई मतलब भी नहीं रखते। अब जो हो गया अब सब लोग अपना जीवन सुखी बढ़िया से गुजार रहा है, गुजारने दीजिए, उसमें कुछ नहीं बोलना है। जी, अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है। अभी राहुल जी और तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अधिकार यात्रा, इसमें कुछ ऐसे भी गतिविधियां हुई हैं पिछले दिनों जहाँ पे मंच से कुछ कार्यकर्ता या आम देखिए, हमने दरभंगा के मंच से लोगों ने प्रधानमंत्री को गाली दिया है, और कोई नौशाद नाम का व्यक्ति है जो कांग्रेस का वर्कर है या कांग्रेस का सदस्य है, जी, तो उसको इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल इसको निंदा मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री के खिलाफ और अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी को सुबुद्धि होगी उसको तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए। जी, ये भी मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को सुबुद्धि होगा तो तुरंत उसको पार्टी से निकाल बाहर कर देना चाहिए। सर इसमें एक सवाल ये आता है, फिर मैं आ रहा हूँ घूम के वहीं जयचंद वाले बात पे, कि परिवार के जो डिसीजन है वो परिवार के लोग नहीं बाहरी लोग ले रहे हैं। ठीक है, अगर तो वो तेज प्रताप का जो मामला आप बता रहे हैं, तो तेज प्रताप को उसको खुलासा करना चाहिए। हाँ, वो बोले भी थे कि 5 गो जयचंद है, खुलासा हाँ, करेंगे। खुलासा कर देना चाहिए। खुलासा करेगा तो जनता सतर्क हो जाएगी ना, ऐसे लोगों से जनता सतर्क हो जाएगी, और उसका जो बात है वो भी बात रह जाएगा। तो तेज प्रताप यादव जी को आप इस विधानसभा में कैसे देख रहे हैं? मतलब इसमें तो हमारा मानना है कि अगर सत्तासीन होना है या सेवा करने के भावना से जनता की, बिहार की करना है, और तो एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होगा, दोनों भाई इकट्ठा होगा, परिवार इकट्ठा होगा, तो एकता में दम है, ताकत है, और सरकार बनेगी। जी सर, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या इस बार आप भी दावेदारी पेश करेंगे? नहीं, हमारा तो गोपालगंज सेगमेंट है, और गोपालगंज से तो हमने ऐलान भी किया है पीछे कि हम गोपालगंज चुनाव लड़ेंगे, और हमारा तो आना जाना गोपालगंज घर है। पीछे हमको 42,000 वोट प्राप्त है 20 के चुनाव में, तो सेकंड स्थान तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस तो तीसरा नंबर की पार्टी थी, वहां सेकंड मैंने किया है गोपालगंज में, जबकि आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। तो जब हम जब थे तब था। अच्छा, हम जब से हटे हैं तब से आरजेडी वहां नहीं है। 20 वर्ष हो गया आरजेडी को वहां समाप्त होने का। तो पार्टी को सोचना है, गठबंधन को सोचना है। पहले तो जो अच्छे उम्मीदवार को लालू जी बुला करके टिकट देते थे, बुला करके, जो अच्छा उम्मीदवार था तो जमीन से जुड़े लोगों को देते थे जी। तो आज उसी पैटर्न पर लोगों को काम करने की जरूरत है। तो सर आप इस बार किसी सिंबल से अपने आप को देख रहे हैं या निर्दलीय रह जाएंगे? नहीं, हम देखिए, हम पहले भी कहा और अभी भी कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है ये सीट साधु यादव से ही हासिल होगा तो देना चाहिए, मतलब कोई भी पार्टी हो। हाँ, हमको किसी पार्टी से बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आज की राजनीति में, क्योंकि पहले जैसे आपने बताया जेपीजी के टाइम में जो भी राजनीति में आते थे तो एक विजन लेके आते थे, लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, हमारा तो विजन विकास है। जनता की वहाँ दुख और तकलीफ सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सब निजी स्वार्थ में लोग आजकल काम कर रहे हैं। मेरा तो कोई निजी काम नहीं था, मैं समर्पित हूँ जनता के प्रति, और जनता के बीच हमने काम किया है। कॉलेज भी बनवाया है, लाइब्रेरी भी बनवाया है, मैरिज हॉल भी बनवाया है, अम्बेडकर भवन भी बनाया है। हर सेगमेंट में हमने काम किया है। मेरा काम जो है वहाँ काम बोलता है, दिखता है आंख से। बड़े बड़े लाइट हमने 9-9 लाख रुपया का लगा दिया है, मीरगंज से लेकर के गोपालगंज तक। मरसिया चौक भी हमने बनाया माता जी के नाम पर। तो आप देखने का चीज है। हम मीरगंज थाना को मैंने बाउंड्री से भी घरवाया। सब जगह हमने काम किया है, हर सेगमेंट में काम किया है। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां हमारा काम नहीं बोलता हो। तो हमने काम किया है। काम के आधार पर हम चाहते हैं कि फिर गोपालगंज को हम कुछ ऐसा लुक दें, इस तरह का बनाए कि अव्वल दर्जा पर जाए बिहार के अंदर। तो हमारा सपना है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी सरकार दिया है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये बहुत पहले मैंने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज भी हमको गोपालगंज में लाना है।
तो सरकार ने दिया है, सरकार दिया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारा चीज है जो कि हम करना चाहते हैं। हम यूनिवर्सिटी भी लाना चाह रहे थे गोपालगंज में। तो इस बार जनता अगर हमको बिठाएगी तो हमारा मापदंड है वहां पर काम करने का। हमने एक मैप बना रखा है, जिस मैप को आने के बाद हम शुरू करेंगे। जी सर, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये मेरे अपने मन के अंदर का सवाल है। जब मैं आपके पास रीच करना चाह रहा था, आपसे मिलना चाह रहा था, अभी ये मेरा शुरुआती टाइम है पॉडकास्ट के क्षेत्र में, तो जैसे मैं और कहीं जाता हूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि बीच में जैसे पीए होते हैं, वो फोन उठाते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब मैंने आपसे संपर्क करने का कोशिश किया तो डायरेक्ट आपसे मेरी बात हुई। तो आज के टाइम में जो युवा नेता या जो आज के टाइम में राजनीति के फील्ड में कुछ पद पे चले जाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, और साथ में जो पीए लोग बीच में डायरेक्ट असल में डायरेक्ट जो आप खुल के बोलिए, जो पीए और नेता के बीच का जो संपर्क होता है, दूरी कर वो देते हैं। जनता से दूरी बनाने का काम पीए कर देता है। और डायरेक्ट आप फोन उठाइएगा तो डायरेक्ट आप जनता से जुड़िएगा, जनता को तकलीफ नहीं होगा, जनता को दिक्कत नहीं होगा, पीए अटका के नहीं रखेगा अगर डायरेक्ट फोन उठाइएगा तो। जी। और किसका फोन आ रहा है नहीं आ रहा तो आप जान जाइएगा, बात हो जाएगी। पीए तो बताएगा ना, अब ये नहीं भी बता सकता है, इसलिए नुकसान भी होता है पॉलिटिकल आदमी को। इसलिए पीए से ज्यादा संपर्क न करके डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को आप इस्तेमाल। हाँ बस बिल्कुल, मेरा शुरू से आदत है। मैं डायरेक्ट 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में जब भी फोन उठाइएगा हम फोन उठाएंगे, करेंगे। तो आप फोन करिएगा तो हम उठा लेंगे फोन। 2 बजे रात को, 12 बजे रात को हम उठा लेते हैं। क्या समस्या, हम सुनते भी हैं और रिप्लाई भी देते हैं। जी। तो आज के वक्त में जो युवा राजनीति जैसे क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल, आज के युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो राजनीति इसी तरह से करें जैसे हम कर रहे हैं जी, विदाउट पीए का। तो पीए तो फिर खिलाने लगेगा, इधर उधर घुमाने लगेगा, चक्रव्यूह में डालने लगेगा। इसलिए पीए से बचना होगा, डायरेक्ट जुड़ना होगा जनता से। ये मेरा है। हाँ सर, राजनीति के अलावा निजी जीवन में आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? जैसे कोई खेल, गाना सुनना? नहीं, हम तो देखिए, ये बात सही है कि पहले हम बैडमिंटन खेलते थे और 2-2 3-3 घंटा हम खेलते थे, 4-5 गंजी हमारी भीग जाती थी। अच्छा। लेकिन इधर हम नहीं खेल पा रहे हैं, तो हमको बैडमिंटन खेल अच्छा पसंद है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो ये मैं पसंद करता हूँ। जी। सर, जीवन के इस लंबे सफर में आपकी सबसे कीमती सीख क्या रही? इतने दिन आपने देखा तमाम चीजें। हम तो जनता की सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं। मेरी अपनी कोई भावना नहीं है। जो भी भावनाएं हैं जनता के प्रति है, और जनता के प्रति हम संवेदनशील हैं। तो आप गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो गोपालगंज की जनता और बिहार की जनता को इस बिहार विधानसभा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि कोई पार्टी देख के वोट दे या चेहरा? नहीं, हम सीधे सीधे बात है, जनता से मेरा अपील है कि आप वहाँ देखो कि कौन जनता के प्रति वफादार है, जनता के बीच कौन रहेगा, जनता के बीच कौन काम करेगा। और ऐसे ही पावर और पद ले करके बैठ जाने वाले व्यक्ति से कोई मतलब मत रखो जी। जो काम आए, जिससे काम हो उसको चुनो। नहीं तो बहुत आदमी एमएलए बन जाता है और एमएलए के बाद से कोई काम धाम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, उसका कोई बात थाना नहीं सुनता है, ब्लॉक नहीं सुनता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, ये मेरा अपील है। जी। तो आप गोपालगंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही हम कहेंगे, संदेश देंगे। आप चुनाव लड़ने वाले? हाँ, जनता से मेरा यही अपील है कि आप उस तरह के विधायकों को वोट मत करो। वोट करो जो आपके बीच दिन रात काम आए, काम करे, उपलब्ध रहे, काम करे। न तो पद ले लेगा, थाना वाला बातें नहीं सुनेगा, ब्लॉक वाला बातें नहीं सुनेगा, तो पद से क्या मतलब है? कौन नहीं करता, कोई डर से रहता है उन लोगों को। हाँ, तो इसलिए ऐसे लोगों से बचो और काम करने वाले व्यक्ति को आप चयन करो। ठीक है सर। चलते चलते ये मेरा आखिरी आपसे एक मैं बात कहना चाहूंगा कि सर, जैसे मैं अभी युवा हूँ, पॉडकास्ट जैसे क्षेत्र में आया हूँ, तो आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा? कुछ सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने आपको शुभकामनाएं दिया है कि आप दिन दूना रात चौगुना की तरह आप तरक्की करें और बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ आप पॉडकास्ट करें। जी, मेरी शुभकामना है। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि हम आज जो लोगों के मन में सवाल थे साधु यादव जी को लेके, उसको कहीं ना कहीं सर से हमने डायरेक्ट जानने का प्रयास किया, और सर ने जो बीच में
एक बात रखी जो मुझे भी जानकारी में नहीं थी। बहुत से ऐसे लीडर होते हैं, आपने देखा होगा कि एक बार जैसे लोकसभा या विधानसभा जीतते हैं तो बोलते हैं अरे भैया हमारा तो एक बार मौका मिल रहा, हम एक बार में कह दें, एक बार और दी। लेकिन सर एक बार थे, उसके बाद वहां पे सीट रिजर्व हो गया, तो सर ने सामने से जो जो मतलब महत्वपूर्ण काम थे गिना दिए। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देने की जगह काम करने पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ बिहार के ही मुद्दों पे, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट बिहार विधानसभा के ऊपर है। तो सर आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और धन्यवाद। सीखने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा। और जो भ्रांतियां थी वो भी टूटी। ठीक जी। तो दर्शकों, मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं और मजबूती से सवाल रख सकूं। जय हिंद।